कि इस साल 2026 की कुछ प्रेडिक्शन बता दीजिए, जिससे क्या है कि कुछ ना कुछ आइडिया लोगों को लग जाए और वो अपने आप को बेहतर बना सके। मैं आपको जो पॉसिबल इवेंट्स हैं जिनकी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिर्फ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अलग अलग राशियों के। ज्योतिष पर विश्वास ज़्यादा करें या अपने कर्मों पर ज़्यादा विश्वास करें? पहली बात तो ये है कि क्या सच में ज्योतिष होता है। देखो, इसका भी जवाब हमको मिलेगा, वो भगवद गीता से मिलेगा। अभी आप यहाँ धरती पे आए हो, आपने अभी तो कोई कर्म किए ही नहीं है। बिना कर्म किए आपका भविष्य कैसे बताया जा सकता है? इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा होगा जो आप अपने पास्ट बर्थ से लेके आए हो। अर्जुन ने तो केवल एक ही सेंस में पूछा था कि भाई मैं अगर आपकी भक्ति करूं और भ्रष्ट हो जाऊं पथ से, तो फिर मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि तूने जितनी कर ली उसके बेसिस पे मैं तेरे को उसी घर में जन्म दूंगा जहाँ मेरे से भजन पहले से होता हो। इसका मतलब आप पास्ट बर्थ से बहुत सारी चीज़ें कैरी करके लाते हो और वैसा ही सिनेरियो आपको इस लाइफ में मिलता है। अगर पास्ट बर्थ में आप लोगों के पैसे खा के निकल लिए तो फिर आपको इस बर्थ में कर्ज में रहना ही पड़ेगा, उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो क्या ज्योतिष के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि यार मेरे लिए क्या लाइन परफेक्ट है? यही एक्चुअली ज्योतिष का उपयोग है कि इंसान ज्योतिष से अपनी मूल प्रकृति पहचान सकता है कि मेरी आत्मा क्या चाहती है। और अगर कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है तो वो उसको बिल्कुल ये बता सकता है कि आपके लिए क्या प्रोफेशन या क्या चीज़ बनी है। कर्म प्रधान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्योतिष से आप दिशा जान सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 99% एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लग्न कुंडली को देख के प्रेडिक्शन करते हैं। हो सकता है उसकी कुंडली में राजयोग हो, धनी हो, वो तो जी अपना बिंदास मान के बैठा है कि भैया मेरे तो बहुत खतरनाक योग है, अपने को तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो उसने तो अंधाधुंध जो है अपना कामकाज भी फैला लिया, अपना खर्चे भी कर रहा है, सब कर रहा है, फाइनेंशियली भी स्ट्रेस में आ गया। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और आज की पॉडकास्ट बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत कुछ नया मिलने वाला आप सभी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में और बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। और हमारे जैसा कि आप सभी को पता है, नया साल आ चुका है और नए साल की प्रेडिक्शन भी आपको मिलने वाली है। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है अमित जी, जो कि बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके साथ जानेंगे हम कुछ एस्ट्रोलॉजी के अंदर का ज्ञान। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है या नहीं करती है? अगर करती है तो कैसे करती है? क्या ये साइंस से रिलेटेड है या क्या कुछ हम एस्ट्रोलॉजी में आज देखने और सुनने को मिलेगा? मैं स्वागत करता हूं अमित जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार नितिन जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जी। मैं बहुत सारे सवाल है, आज मैंने बहुत सारी रिसर्च करके रखा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी को हम थोड़ा सा डीपली समझें, जी ऊपर ऊपर से बातें ना करें। जी। जैसा कि मैंने देखा कि आपने सीए की भी पढ़ाई की है और इतनी यंगेस्ट एज में आप एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जी तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना? मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे एस्ट्रोलॉजी में, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। जी। एक्चुअली देखिए, शुरुआत से ही लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल रहा, जी जी जी। बचपन से ही। हम्म, तो उसकी वजह से मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स भी जो हैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे। बाद में मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, मैं भी लोग जाने लगा। और कुछ यूँ कहूँ कि शुरुआत से ही मुझे एक एक ट्रस्ट था कि हमारी जो एंशियंट साइंस है, हमारी जो सनातन परंपरा है, जी जी जी। उस पे शुरुआत से मुझे ये विश्वास था कि हाँ, ये विज्ञान होता ज़रूर है। और इसी वजह से मैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया जब मेरी इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तरह की परेशानी आई। अच्छा। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जाने के बाद बस वो कुछ पूछते, कुछ बताते और एक लंबी चौड़ी उपायों की लिस्ट साथ में पकड़ा देते। जेन्युइन बात किसी ने नहीं की और कभी भी कोई ऐसी राय मुझे ऐसी नहीं लगी जिससे कि मैं इस अवेयर हो पाऊँ कि हाँ भाई आगे लाइफ में इस तरह की चीज़ें होने वाली है, तो अपने को उस तरह का प्रिपरेशन रहे। बस मैं जाता, वो कुछ सुनते और बताते और उसके साथ एक उपाय की लिस्ट पकड़ा देते। मैं उनको उपायों को फॉलो भी करता, बट उससे बाद में भी मुझे जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर बहुत परेशान होके मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ही ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिए। फिर जब मैंने अपनी कुंडली का खुद का विश्लेषण करना सीखा, ज्योतिष सीखा और खुद की कुंडली का विश्लेषण किया, तो मुझे पता लगा कि शायद मेरी लाइफ में चीज़ें इसी तरह से
होनी थी। अच्छा। तो मेरा ज्योतिष पर विश्वास और बढ़ गया, क्योंकि मैंने अपनी कुंडली में देखा कि एस्ट्रोलॉजर होने के, पढ़ने के और एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के प्रबल योग मेरी कुंडली में मौजूद है। जी जी जी। तो उसके बाद जब मैंने और डीप में स्टडी करना चालू किया, और अब पिछले कुछ समय से मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ, और मैं आपको ज्योतिष पे विश्वास का एक चमत्कार बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ एक्चुअली काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सब एक एक सवाल लोगों के मन में ये आ सकता है कि क्या सही में ज्योतिष जैसी कोई चीज़ होती है? मेरा भी अगला यही सवाल था कि हाँ। क्या सच में ज्योतिष पर विश्वास किया जा सकता है या सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी है? देखो, मैं तो अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपसे शेयर करूंगा। जी जी जी। मैं जाता था एस्ट्रोलॉजर्स के पास, आपको ये मालूम है, मैंने बताया आपको। और एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे तब एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इंटरेस्ट पूरा था, जी जी और मैं जाता था। जी जी। एक मेरा फ्रेंड, जो बचपन का मेरा फ्रेंड था, वो मेरे पास आया किसी काम से ऑफिस में, और उसके फादर जो हैं वो पिछले 2 साल से एक्चुअली बहुत बीमार थे कैंसर की वजह से। और उसने क्या किया कि उस परिस्थिति को देखते हुए खुद ने ज्योतिष सुनना पढ़ना शुरू किया। जी जी जी। हालांकि उसके पिताजी नहीं बच पाए। और फिर जब वो मेरे ऑफिस में आया तो उसने मेरे से मेरी कुंडली मांगी, क्योंकि जब भी कोई पर्सन नया एस्ट्रोलॉजर बनेगा या वो पढ़ता है या उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, तो वो अपने आसपास के रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखना चाहता है कि क्या वास्तव में जो ज्योतिष बताता है वो इनके जीवन में हुआ है, हो रहा है या नहीं हुआ है। तो उसने मुझसे मेरी कुंडली मांगी, तो मेरा तो इंटरेस्ट था ही, तो मैंने उसे अपनी कुंडली दी। उसने मुझे आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ होने वाली थी जो मुझे उसने पहले से बता दी। मुझे उस समय बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं यार, अभी इसको नहीं आता है ज्योतिष, ये हो सकता है मतलब वैसे ही बात कर रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे कि थोड़े टाइम बाद मेरी लाइफ में जो इवेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, वो इवेंट एक्चुअली हो गया। अच्छा। तो फिर मुझे और इंटरेस्ट जगा कि यार ज्योतिष, और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा एक दोस्त है जो खुद सीख सकता है, तो फिर मैं भी सीख सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ ही पढ़ा था और हमारे बीच का ही एक पर्सन था। तो मुझे भी ये हुआ कि यार मैं भी पढ़ सकता हूँ, तो मैंने उसको फिर ऑफिस बुलाना रेगुलरली चालू किया। जी जी और मैंने उससे बेसिक्स सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे जब मैं पहले कुंडली देखता था अपनी, मतलब जन्म पत्रिका जब किसी बार लेके जाता था, तो मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ बना हुआ रहता था और फिर अलग अलग साइंस और नंबर्स और ये सब लिखे रहते थे, तो मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता था। जी जी। बट फिर मैंने उससे थोड़ा सा बेसिक्स सीखे। उसके बाद फिर मैंने खुद ने अपना डिटेल्ड उसकी स्टडी, जब चूंकि बेसिक्स मैं उससे समझ चुका था कि क्या चीज़ कैसे होती है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, जी जी फिर मैंने अपने लेवल पे स्टडीज़ करना और ये सब चीज़ें करना चालू की। जी जी। और तब मुझे जाकर पता चला कि मुझे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी ही परस्यू करनी है, यही परमात्मा ने मेरे लिए नियत किया हुआ है। और इसीलिए परमात्मा ने उसे मेरा दोस्त बनाया बचपन में। उसके पिताजी उस समय बीमार हुए, इस वजह से उसने ज्योतिष पढ़ा। वो मेरे ऑफिस में किसी काम से आना था, और चूंकि मेरा ज्योतिष सीखने का समय आ चुका था, दशा आ चुकी थी, तो अपने आप वो मेरे ऑफिस में आ गया। ऑफिस में आने के बाद मैंने उससे थोड़ा ज्योतिष सीखा, और उसके बाद फिर मैंने उसको एक डीप लेवल पे एक्सप्लोर किया, और अब मैं ज्योतिष प्रैक्टिस करता हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्योतिष काम नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में ज्योतिष को काम करते हुए देखा है, देख रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों के जीवन में ज्योतिष के हिसाब से घटनाओं को होते हुए देख रहा हूँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्योतिष काम नहीं करता। एक पॉइंट मैंने आपका इसमें नोट किया कि आज जैसे आपने देखा कि आपके लिए ज्योतिष बना है या आपके कर्मों में या आपके प्रारब्ध में ज्योतिष है कि जिसको आप आगे कर सकते हैं। कोई इंसान अपना करियर या कुछ भी, कई बार पता क्या होता है, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंजीनियर था या हूँ, लेकिन मैंने कभी इंजीनियरिंग की नहीं। इंजीनियरिंग को मैंने आगे नहीं लेके, क्योंकि जब मुझे, एक एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, जी जब मैंने अपने 5 साल वेस्ट कर दिए, 6 साल वेस्ट कर दिए, 50 साल वेस्ट कर दिए, उसके बाद मुझे समझ आया कि यार ये तो मेरे लिए है नहीं, या मेरा मन इसमें लग नहीं रहा, या XYZ कुछ भी। तो क्या ज्योतिष के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि यार मेरे लिए क्या लाइन परफेक्ट है? देखिए, यही एक्चुअली ज्योतिष का उपयोग है कि इंसान ज्योतिष से अपनी मूल प्रकृति पहचान सकता है कि मेरी आत्मा क्या चाहती है।
जब भी हम इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, लॉयर या कोई और प्रोफेशन परस्यू करेंगे तो उसमें उस समय हमारे 10th या 12th क्लास के बाद हमारा अपना माइंडसेट या वैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्ट नहीं अपना जज कर सकते कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उस समय जो सराउंडिंग में चल रहा होता है हम वो करते हैं, कर लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बट ओवर द टाइम जब हम मैच्योर होने लगते हैं तो हमको समझ में आता है कि यार इस चीज़ में तो मेरा मन जो है लगता ही नहीं है, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो फिर आदमी भटक गया, क्योंकि आदमी को लगता है कि मैंने अपने जीवन के 5-7 साल इस चीज़ में ख़राब कर दिए और प्रोफेशनली मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो भटकता है अलग अलग लोगों के पास और एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाता है। और अगर कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है तो वो उसको बिल्कुल ये बता सकता है कि आपके लिए क्या प्रोफेशन या क्या चीज़ बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्यों एक आदमी कुछ और कोर्स या कोई और स्टडी कर लेता है जबकि उसका मन उसमें लगना नहीं होता है। पॉइंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहूँगा ज्योतिष के भाषा में। हमारे पास ज्योतिष में 3 तरह की चीज़ें मेनली होती है, और भी होती हैं, बट जो आपने सवाल पूछा उसमें मेनली 3 चीज़ें हम देख जी सकते जी हैं। जी। सबसे पहले तो हमारी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली हम बोलते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम हमारी अगर पत्रिका खोलेंगे तो सबसे पहले पेज पे हमको लग्न कुंडली मिलेगी। बिल्कुल। ज़्यादातर जो नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर नहीं है या जो एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लग्न कुंडली स्टडी करेंगे और वो ये बताएंगे कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब देखिए, लग्न कुंडली एक गोदाम है, एक गोडाउन की तरह है एक्चुअली लग्न जी कुंडली। जी। आप अगर इस ज्योतिष को स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि पाराशर जी ने लग्न कुंडली में से 16 अलग अलग वर्ग कुंडलियां निकाली है जो लाइफ के अलग अलग एरियाज को कवर करती है। जी जी। तो लग्न कुंडली से ही वो 16 कुंडलियां बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लग्न कुंडली एक गोदाम हो गई है, एक तरह से गोडाउन है वो। उसमें से आपको क्या निकालना है वो आपको कंफर्मेशन करेगी वर्ग कुंडली। जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या मैं इंजीनियरिंग के लिए बना हूं, क्या मुझे सही में इंजीनियरिंग ही करनी है लाइफ टाइम। तो कोई भी अगर व्यक्ति होगा वो आपके 10th हाउस को या आपके स्टडी हाउस को देख के ये बता सकता है, जिस हाउस से स्टडी देखी जाती है, कि हाँ ये आप एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। जी जी जी। ठीक है, बट क्या वही चीज आपकी वर्क कुंडली, इसके लिए दशमांश देखा जाता है D10, तो क्या दशमांश कुंडली भी आपको ये कंफर्म कर रही है? अगर दशमांश कुंडली भी आपको कंफर्म कर रही है तो उसी लाइन में वो इंसान परफेक्ट है। तब भी तीसरी बात कि कब आपको मिलेगा। अच्छा। ठीक है, कब आपको एक्चुअली वो प्रोफेशन मिलेगा। जी 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 जी। ठीक है, जैसे आपने कहा अभी मैंने इंजीनियरिंग की, बट अब मैं एक तरह से आप यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो ये तो उस समय इंजीनियरिंग में शायद स्टडी आपको करवाई नहीं होगी, तो बाद में ही आपको इस नॉलेज, इस चीज का पता लगा। लेकिन वो कब पता लगना था, डिपेंड ये भी इस पे भी तो करेगा ना। मान लीजिए मैंने आपको आज बता दिया और पता चल रहा है वो चीज तो 5 साल बाद होनी है, तो मैंने बता तो दिया, वो सही भी है, लेकिन आप अपने 5 साल कैसे निकालोगे फिर? मुश्किल तो ये हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा दशा कुंडली। जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं ज्योतिष में कब आया, जब मेरी दशा आ गई थी। मैंने कहा कि वो टाइम भी था जिसमें कि मुझे ज्योतिष स्टडी करनी थी। बचपन से भी मैं कर सकता था, आफ्टर 12th भी कर सकता था, बट उस समय नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी दशा नहीं आई थी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए। जी जी जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको लग्न कुंडली भी देखेगा, वो आपकी वर्क कुंडली से उसको कंफर्म करेगा, प्लस आपके समय को कि क्या वास्तव में यही काम करने का आपका समय आ चुका है, उसको आपकी दशा कुंडली से कंफर्म करेगा। अच्छा। तब जाकर आपको ये पता लगेगा कि मैं किस काम के लिए एक्चुअली बना हूं और वो काम मुझे कब करना है। ओके। और अगर उसमें टाइम है तो तब तक मुझे क्या करना है, ये भी आप ज्योतिष से जान सकते हो। मेरा अगला सवाल था, लेकिन वो आप इसके आंसर में ही मेरा क्लियर हो गया। मेरा वो सवाल था कि जैसे आपने कहा ना कि कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से, तो मेरा इसमें सवाल था कि जेन्युइन का कैसे पता करें कि वो जेन्युइन है या वो नकली है। तो मुझे जितना मैं थोड़ा समझ पाया कि कैलकुलेशन में थोड़ा शायद हो सकता है वो जो पूरी कैलकुलेशन ना करे, ये मेरा। बाकी आपका क्या इसमें मत है? देखो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये तो एक नॉलेज की बात हो गई। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर का नॉलेज तो आप उसके फेस से तो जज नहीं कर पाओगे, हाँ, कि भाई वो कितना नॉलेजेबल है या नहीं है। ठीक है,
बात ये आती है कि आपको ये देखना है कि क्या वो एस्ट्रोलॉजर एक तो आपसे सीधी बात कर रहा है, सीधी मतलब जो आपने सवाल पूछा क्या उसका वो जवाब दे रहा है, या वो आपको बाकी चीज़ों में घुमा दे रहा है, अच्छा। या वो आपको अपनी कुंडली के आपकी कुंडली के नेगेटिव पॉइंट शनि राहु केतु को पकड़ के कुछ बता दे रहा है, साढ़े साथ ही बता दे। आपने एक सिंपल सवाल पूछा कि मुझे सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना है सपोज, तो मैं ये कब बना सकता हूँ, बस। अब उसके जवाब में अगर वो ये कहे कि जी पहले ये शनि की साढ़े साती है, ये आपका शुक्र कमजोर है, आपका राहु ये कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो अभी आपसे और पैसा पहले बनाएगा। अच्छा। ठीक है। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे सिर्फ और सिर्फ अपने कंसल्टेशन की बात कर रहा है, वो उसकी फीस कुछ भी हो सकती है। देखिए अपने समय की कीमत आदमी खुद तय कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन सिर्फ अगर वो जेन्युइन बात कर रहा है तो आप एक तो ये समझ जाइए कि भाई हाँ ये पर्सन है जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी करता है। जी जी। और दूसरा, फिर मैंने आपको बताया कि आपको उसकी नॉलेज से आपको पता लगेगा, बट उसको एक मतलब एक जनरल आदमी के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो उसको कैसे पता कर राइट पाए। राइट। तो मेरे हिसाब से अगर वो आपसे केवल कंसल्टेशन की बात कर रहा है, जेन्युइन बात कर रहा है, आपको डरा नहीं रहा है, ठीक है, और सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि अभी ये समय है, आपका ये समय तब आएगा, तो आप ये मानो कि हाँ वो एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने ना बहुत जैसे मैंने सुना भी है कि क्या है कि हमारा जो भविष्य है वो तय है, जी हम भविष्य को बदल नहीं सकते। जी लेकिन कुछ लोग बार बार रेमेडीज मांगते हैं, रेमेडीज करते भी है, उपाय भी करते हैं, बाद में वो फिर से उनके पास वापस चले जाती है। क्या हो जाता है, क्या चक्कर होता है इसका? देखो एक्चुअली इसका जवाब तो पहले से दिया हुआ है, सिर्फ उसको समझने की बात है। अच्छा और इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऑलरेडी दे रखा। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि एक एक प्रश्न में अर्जुन पूछता है कि भगवान आपने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे आदमी चलना तो चाहता है लेकिन फिर भी क्यों नहीं चल पाता है। ठीक है। तो भगवान उसको जवाब देते हैं कि इस विषय में मनुष्य का रजोगुण उसका वैरी है। ओके। अच्छा। रजोगुण का मतलब होता है कि रजोगुण से हमारे अंदर अलग अलग तरह की कामनाएं उत्पन्न होती है, और वो हर समय भगवान ने कहा है कि कभी आदमी सत्वगुण से प्रभावित रहता है, कभी रजोगुण से प्रभावित रहता है, कभी तमोगुण से प्रभावित रहता है, और ये चक्र चलता ही रहता है। ये स्पष्ट कहा है भगवान ने भगवत गीता में। एक समय पे आदमी ज्ञान लेना चाहता है, एक समय पे आदमी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहता है, और एक समय आदमी डिप्रेस्ड होकर बैठ जाता है। राइट। यही सर्कल हमारी लाइफ में चलता रहता है। ठीक है। जी। तो भगवान ने इसका जवाब ऑलरेडी दे रखा है, आदमी की प्रकृति में रजोगुण है। अब जब भी आपके अंदर रजोगुण जागृत होगा, आप अपने जीवन में जो घटनाएं हैं उनको बदलने के लिए या उनसे परेशान होकर उनको बदलने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर का सहारा या और किसी चीज का सहारा आदमी को लेना पड़ता है। जी जी। तो ये कारण है कि बार बार आदमी ठगाता है अलग गलत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके भी, और उसके बावजूद भी वो वापस उसी चीज में चला जाता है। तो इसका जो जवाब है वो प्रॉपर ये है कि हमारी प्रकृति में ही रजोगुण है। मतलब ज्योतिष में हम अपना ज्योतिष पर विश्वास ज्यादा करें या अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास करें? देखो ज्योतिष, पहली बात तो ये है कि क्या सच में ज्योतिष होता है, एक सवाल ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। देखो इसका भी जवाब हमको मिलेगा वो भगवत गीता से मिलेगा। अच्छा। ठीक है। अगर हमको ज्योतिष पे विश्वास करना है तो ज्योतिष का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जब पैदा हुए तो आपकी कुंडली बन गई, और उसी कुंडली, और कुंडली भी कैसे बनी, जब आप पैदा हुए उस समय आसमान में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, उस हिसाब से वो जो नक्शा है आसमान का वो आपकी कुंडली बन जाता है। ठीक है। अब ज्योतिष से आपकी कुंडली तो बन गई, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि पैदा होते ही फिर आपकी कुंडली कैसे बनी? इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको सिंपल भाषा में हम समझे तो ज्योतिष का मतलब है कि आपकी कुंडली देख के प्रेडिक्शन करना। ठीक है। कुंडली का मतलब है जब आप पैदा हुए तो आसमान का उस समय जो नक्शा था वो आपकी कुंडली बन गई। अब उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करना। अभी आप यहाँ धरती पे आए हो, आपने अभी तो कोई कर्म किए ही नहीं है, तो उस बिना कर्म किए आपका भविष्य कैसे बताया जा सकता है? इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा होगा जो आप अपने पास्ट बर्थ से लेके आए होंगे।
तभी मैं उस पास्ट बर्थ का फल आपको बता सकता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पास्ट बर्थ होता भी है या नहीं होता है, इसका भी कंफर्मेशन हमको करना चाहिए कि भाई एक्चुअली ये होता है या नहीं नहीं होता होता है, हाँ। कुछ धर्म वाले मानते हैं, कुछ धर्म वाले है। बिल्कुल हाँ, नहीं मानते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सनातनी हैं तो हमको बेसिक अजम्पशन तो मतलब इस पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना कि भाई भगवान कृष्ण हुए हैं। ऑब्वियसली, अगर उसके बिना तो बात करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं है ना, फिर तो क्योंकि इतने बात खत्म अवतार हो जाती हुए है। हैं तो अगर पूरे जन्मों वो तो का फिर भी आप पूरी नींव ही हिला दोगे, उसको खत्म ही कर दोगे, तो वो तो फिर कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये तो हम मानेंगे कि भगवान कृष्ण हुए हैं, तो भगवान कृष्ण हुए हैं तो भगवत गीता भी हुई है, और भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही है, और भगवान कृष्ण ने अगर कुछ कहा है तो वो 100% सत्य है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई दो राय नहीं। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कंफर्म किया है कि पुनर्जन्म होता है। ये उन्होंने एक तो कहा कि आत्मा जो है बार बार अपना शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं उस तरह से, यहाँ पे भी उन्होंने कंफर्म किया। प्लस भगवान ने एक जगह अर्जुन को ये भी कंफर्म किया, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूं और अगर योग भ्रष्ट हो जाऊं तो फिर मेरा अगले जन्मों में क्या होगा। ठीक है, आपके मार्ग पे चलते हुए अगर मैं पथ से भ्रष्ट हो जाऊं तो फिर क्या होगा। तो भगवान ने कंफर्म किया, इसी से आपको ज्योतिष समझ में आएगा कि ज्योतिष एक्चुअली होता है। भगवान ने ये कंफर्म किया कि अर्जुन तुझे दोबारा उसी तरह के घर में मैं जन्म दूंगा जहां मेरा भजन होता है। क्या बात है, ये आप भगवत गीता में स्पष्ट पढ़ सकते हैं। इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि पास्ट बर्थ में जो आपकी प्रवृत्ति रही होगी उसी को मैं अगले जन्म में आपको कैरी करके दूंगा। समझ रहे हैं आप बात, सिर्फ एक सेंस में नहीं, ये सभी सेंस में, सेंस में है। बिल्कुल, अर्जुन ने तो केवल एक ही सेंस में पूछा था कि भाई मैं अगर आपकी भक्ति करूं और भ्रष्ट हो जाऊं पथ से तो फिर मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि तूने जितनी कर ली उसके बेसिस पे मैं तेरे को उसी घर में जन्म दूंगा जहां मेरे से भजन पहले से होता हो। इसका मतलब आप पास्ट बर्थ से बहुत सारी चीजें कैरी करके लाते हो और वैसा ही सिनेरियो आपको इस लाइफ में मिलता है। अगर पास्ट बर्थ में आप लोगों के पैसे खा के निकल लिए तो फिर आपको इस बर्थ में कर्ज में रहना ही पड़ेगा, उसको चुकाना ही पड़ेगा, ऐसी ही परिस्थितियों में आपका जन्म होगा। तो फिर बहुत सिंपल है, उसी के बेसिस पे हमने एक साइंस बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने, और ये भगवान ने ही ज्ञान दिया है। अगर आप बृहद पाराशर रोरा शास्त्र पढ़ेंगे, ज्योतिष का जो सबसे मूल ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि भाई ब्रह्मा जी ने मुझे ज्ञान दिया, पाराशर जी ने कहा। तो इसका मतलब ये भगवान ने ये ज्ञान हमको दिया है, और ये कंफर्म है कि पास्ट कि पुनर्जन्म होता है, पिछले जन्मों से हम चीजें कैरी करके लाते हैं, उस हिसाब से हमारे इस जन्म में हमको जो फल भोगने हैं वो फल हम भोगते हैं। और सिर्फ क्या फल भोगने हैं उसको जानने की जो विद्या है वो एक ज्योतिष। बहुत सिंपली समझाया आपने, बहुत क्लियर। तो ज्योतिष होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, अब आपने मेरे से पूछा कि भाई कर्म पे विश्वास करें या ज्योतिष पे, तो मैंने ज्योतिष होता है ये क्यों समझाया, क्योंकि ज्योतिष का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होगा, तभी शायद भगवान ने कही है। इस अदरवाइज तो भगवान ये कहते ही नहीं ज्योतिष को। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इंपॉर्टेंस है जैसे भगवान श्री राम के लिए जटायु था, जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण थे। कैसे थे? जब सीता जी माँ का अपहरण हुआ तो भगवान जब पूछने निकले कि कहाँ गई, कौन ले गया सीता को, तो उनको जटायु मिला। ये बात तो आपको मालूम है। बिल्कुल। जटायु ने कहा भगवान से कि जो लंकेश है रावण, वो माता सीता को अपहरण करके लंका ले गया है। बस यही ज्योतिष है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष आपको बता देगा कि किस दिशा में जाना है, उसके बाद आपको कर्म ही करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि भगवान को जटायु नहीं मिलता तो भगवान को और परेशान होना पड़ता, फिर उनको कोई और मिलता जो उनको बताता। बस इतना ही ज्योतिष है। जैसे भगवान के लिए जटायु था वैसे एक आम आदमी के लिए ज्योतिष है। बिल्कुल। वो आपको ये बता देगा कि किस दिशा में मेहनत करनी है। एक और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, गूगल मैप आपने देखा है। गूगल मैप हम लगाते हैं तो गूगल मैप क्या करता है, जो लेस ट्रैफिक वाला रूट है वो लेस ट्रैफिक वाला बेस्ट रूट आपको सजेस्ट कर देता है गूगल मैप। बिल्कुल, क्योंकि वो सैटेलाइट से सब देख रहा है। बस क्या वो किसी गाड़ी को घर से निकलने से रोक देगा कि आपका ट्रैफिक कम हो जाए? नहीं रोक पाएगा। वो ये बता देगा कि भैया देखो यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं, इसमें सबसे अभी फिलहाल ट्रैफिक जिस रास्ते पे कम है वो ये है, आप ये रास्ता पकड़ लो।
लेकिन अब गाड़ी तो आप ही को निकालनी पड़ेगी, चलानी आप ही को पड़ेगी। तो ज्योतिष गूगल मैप हो गया, भगवान राम के लिए जटायु हो गया। बाद में तो भगवान राम ने कोई टोना टोटका नहीं करवाया, कोई उपाय नहीं करवाया रावण पे। बाद में तो उन्होंने कहा युद्ध लड़ेंगे, उनको पता लग गया कि भाई उस दिशा में जाना है, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर युद्ध लड़ा। वैसे ही महाभारत में हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बता दिया कि भाई तुझे युद्ध करना है या संन्यास लेना है, क्या बेस्ट है तेरे लिए। क्योंकि अर्जुन ने आया तो युद्ध करने था, फिर बात संन्यास की करने लग गया, भटक गया। तो भगवान ने उसको ये क्लियर किया कि भाई तुझे युद्ध करना है या संन्यास लेना है, बस। बिल्कुल। भगवान ने बता दिया तेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है। उसके बाद जो युद्ध लड़ा वो अर्जुन नहीं लड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे को के लिए सप्लीमेंट्री हैं। कर्म प्रधान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्योतिष से आप दिशा जान सकते हो कि भाई इस दिशा में अपने को कर्म करना है, ताकि आप भटको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बस। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, मैं ये कहूँगा। मैं देख रहा हूँ आपने हाथों में अभी तक कोई जेम्स वगैरह भी नहीं पहने, आप पहनते हो जेम्स या कुछ? देखिए, पहनता था जब तक ज्ञान नहीं था। अच्छा। देखो, अंधेरा क्या होता है? अंधेरा होता है जहाँ उजाला नहीं हो, वो अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में एब्सेंस ऑफ लाइट। हाँ, आप अंधेरा है, आपने एक दिया जलाया, उजाला हो गया। तो ज्ञान का अगर उजाला आपके अंदर हो जाएगा तो आप ये समझ जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत जेम स्टोन्स पहने हैं, आपका बहुत उपाय किए हैं। उपाय कई लोग बोलते हैं कि भाई ये लौंग को वहां रख देना, इलायची को वहां रख देना, राहु के लिए नीले टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट क्लीन कर देना। तो मतलब जब मैंने ज्योतिष पढ़ा, क्या राय है? मेरा यही सवाल था आपकी कि जेम्स और स्टोन से रिलेटेड। देखो, जेम स्टोन्स, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जेम स्टोन्स इतना इजीली रिकमेंड नहीं करने चाहिए। अच्छा। उसको मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा टेक्निकली लेके जाना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी में मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी लग्न कुंडली के अलावा 16 वर्ग कुंडलियाँ और होती है। जी जी जी। लग्न कुंडली को मिला के 16 वर्ग कुंडलियाँ होती है, जो पाराशर जी ने कहा है कि भाई इनका अध्ययन करना है लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। जी जी जी। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि लग्न कुंडली में किसी का 7th हाउस पीड़ित है, 7th हाउस पार्टनरशिप का, शादी का, ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर लग्न कुंडली में वो हाउस पीड़ित है तो आप क्या ये कह दोगे उस व्यक्ति से कि भाई तेरी शादी नहीं होगी, ये शादी होगी तो टूट जाएगी? नहीं नहीं, उसका कंफर्मेशन आपको एक चार्ट और है जो उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है, उससे करना पड़ेगा। एक और चार्ट है जिससे भी स्पेसिफाई आप कर सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ D9 और D30 के बारे में। अच्छा। वहां से भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। हो सकता है ना कि वो 7th हाउस, मैंने आपको बताया ना कि लग्न कुंडली गोदाम है, 12 हाउस है, उन 12 हाउस में आदमी की लाइफ के सारे एस्पेक्ट हैं। तो आप एक पर्टिकुलर हाउस, लग्न कुंडली का एक हाउस पीड़ित, तो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में नहीं बता सकते फिर उसको, जब तक कि आपको उसकी वर्क कुंडली का नॉलेज नहीं होगा। थोड़ा आपको दशा को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ अभी ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपने किसी का 7th हाउस पीड़ित देखा, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ कि लोग बाग इसको हाउस वाइज भी नहीं, इसको ना मैंने कईयों को सुना है ये कहते हुए कि साहब पैसा नहीं आ रहा। तो कई लोग बताते हैं जो जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो ये बताते हैं कि जी आपका शुक्र कमज़ोर है। ठीक है, शुक्र को आप मजबूत कर लीजिए। कैसे करना है जी? ये पहन लीजिए, इससे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब शुक्र चूंकि लग्जरी का, पैसे का कारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर वो शुक्र आपकी D9 चार्ट में, जो कि विवाह के लिए भी हम देखते हैं, उसमें सपोज 6th लॉर्ड बन के बैठा है और 7th हाउस में है, ठीक है, या 7th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस में आ गया D9 चार्ट में, ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, तो आपकी शादी में बैंड बजा देगा वो शुक्र। अच्छा भाई, आपको छठे भाव का जो स्वामी था उसको तो कमजोर ही रखना था ना। अब आपने तो बस उसकी लग्न कुंडली देखी भी या नहीं देखी पता नहीं, और सीधा उसको एक जेम स्टोन आपने पकड़ा दिया। आपने ये तो देखा ही नहीं कि अब इस जेम स्टोन का दूसरे उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा दूसरे एरियाज में। ठीक है, तो जेम स्टोन सजेस्ट करना इज नॉट सो इजी। बहुत सारी कैलकुलेशंस लगेगी, बहुत सारी कैलकुलेशंस लगेगी, बहुत सारा नॉलेज लगेगा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि एक्चुअली
ग्रह किस पोजीशन में कुंडली में बैठे, ऐसा क्यों है। हम्म, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब जन्म हुआ उस समय आसमान का जो नक्शा था वो आपकी कुंडली बन गई, लेकिन आपका उसी समय जन्म क्यों हुआ समझने की जरूरत यहाँ है। क्योंकि आपकी प्रकृति ऐसी थी कि आपको उन्हीं ग्रह दशाओं में जन्म लेना था, उन्हीं ग्रह स्थितियों में जन्म लेना था, क्योंकि आपको भोगना वैसा ही था। लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कोई आएगा और वो कह देगा कि जी ये पहन लो, मोती पहन लो, ठीक है, 300 रुपये का से लेके चालू हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो उसकी ओरिजिनलिटी जज करना वो भी मुश्किल काम कि है, कहाँ पे है नहीं है जेन्युइन। प्लस मैंने बताया कि वो चंद्रमा बाकी वर्ग कुंडलियों में क्या रोल प्ले कर रहा है, कहीं वहाँ तो मजबूत नहीं हो जाएगा जहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप पहनोगे तो फिर इम्पैक्ट तो आएगा, बिल्कुल। ठीक है। इस तीसरी बात, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मन से थोड़ा सा परेशान रहोगे, या तो आप डिप्रेस रहोगे या आप ओवर थिंकर रहोगे, ठीक है, मतलब सुकून आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मूल प्रकृति वैसी ही रही है। मैंने आपको बताया ना, भगवान ने कहा था कि भाई तेरा पास्ट बर्थ जैसा रहा है मैं अगला तेरे को वैसा ही दे दूंगा, ये कहा है, तो आप पिछला वही करते आए हो। तो उस मूल प्रकृति को क्या जो हमने जन्मों जन्मांतर में अर्जित किया उसको आप इतना इजीली बदल दोगे? बात यहाँ समझने की है। इसी वजह से मैंने अपने स्टोन्स उतारे कि भाई प्रकृति बदलनी है, बहुत लंबी जर्नी है, ठीक है। प्रकृति, अगर आपका मून पीड़ित है तो आप मेडिटेशन करो, भाई आपका मन पीड़ित रहता है ना, तो आप मेडिटेशन करो ना, सुबह करो, शाम करो, लॉन्ग टर्म तक करो, 5 साल तक करो, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार अब जाके एक्चुअली मेरा मन जो है शांत हुआ है। आप भगवत गीता पढ़ो, संतों को सुनो, सत्संग करो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अब मेरी प्रकृति धीरे धीरे बदल, क्योंकि जो आप जन्मों जन्मांतर से अर्जित करके आए हो उसको इतना ईजी नहीं है कि आप उसको बदल दो। बिल्कुल सही। प्लस उतना नॉलेज जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रह दूसरी जगह भारी नहीं हो जाना चाहिए जहाँ नहीं होना चाहिए था, तो वो वहाँ बैंड बज जाएगी आपकी। फिर अगर कोई किसी का जन्म से हम देखते हैं ना कि किसी की लाइफ में कहते हैं कोई राजयोग है या कोई बड़ा योग है, तो वो योग फलित कब होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मतलब। ये देखो आपने सही सवाल पूछा है मेरे मन का, क्योंकि मैंने भी ये बचपन से सुना है। योग तो है लेकिन किसी पता की नहीं। मैं अपनी भी लेके जाऊँ, ये आपको तो क्या टेंशन है, ये वो है ऐसा हो। बाद में एक्चुअल लाइफ में जब आया तो पता चला यार है तो कुछ बहुत अजीब स्थिति है। तो ये कब होगा, ये मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजर का नॉलेज यहाँ काम आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 99% एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लग्न कुंडली को देख के प्रिडिक्शन कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि वर्ग कुंडली क्या कह रही है, क्या वो योग वर्ग वास्तव में वर्ग कुंडली में भी फलित हो रहा है। फिर उनको ये भी मतलब नहीं है कि अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है क्या इस दशा में वो योग फलित होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पता चल रहा है मेरी सपोज किसी व्यक्ति की शनि की दशा शुरू होगी, ठीक है, शनि की दशा 19 साल चलेगी, हो सकता है उसकी कुंडली में राजयोग हो, धनी हो, वो तो जी अपना बिंदास मान के बैठा है कि भैया मेरे तो बहुत खतरनाक योग है, अपने को तो कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। तो उसने तो अंधाधुंध जो है अपना कामकाज भी फैला लिया, अपना खर्चे भी कर रहा है, सब कर रहा है, और फाइनेंशियली फिर स्ट्रेस में आ गया। तो ये ज्योतिष से आपको ज्ञान मिल सकता है कि मेरा ये योग कब फलित, एक्चुअली कब फलित, मतलब रिजल्ट उसका कब, रिजल्ट कब आएगा। मान लीजिए मेरी शनि की दशा शुरू हो गई और उस दशा में मुझे वो योग फलित नहीं होंगे, तो 19 साल इंतजार करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, वो योग हैं बस, बट उस योग का टाइम आपको दशा बताएगी। योग की मना नहीं है, योग हैं, लेकिन उसका समय आपको दशा बताएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र जो है राजयोग में बैठा है लग्न कुंडली में, अब उसकी अंतरदशा कोई ऐसे ग्रह में आ गई जहां से वो छठे बैठा है। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र जो है वो राजयोग में, ठीक है, तो और उसकी अंतरदशा आ गई किसी ग्रह की महादशा में, मैं टेक्निकल थोड़ा सा जाऊंगा, तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति ये सोचेगा कि जी कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होगा ना, अरे शुक्र की अंतरदशा आ रही, क्या दिक्कत है, ये तो राजयोग में कोई परेशानी नहीं, अगले 2 साल 3 साल जितनी वो अंतरदशा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो किसी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे अगर छठे बैठा है तो वो आपकी बैंड भी बजा सकता है वो शुक्र।
आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस दशा में वो योग फलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। दशा में भी योग फलित होगा। अच्छा। प्लस आपको वर्क कुंडली में भी कंफर्म करना है, लग्न कुंडली से ही आपको जवाब नहीं देना है। तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर 99% एस्ट्रोलॉजर, जैसा मैंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली देखते हैं, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन कर देते हैं, उसके बेसिस पे रेमेडीज बता देते हैं, उसके बेसिस पे स्टोन सजेस्ट कर देते हैं। आगे उनको मतलब नहीं है कि क्लाइंट के साथ क्या एक्चुअली होगा क्या नहीं होगा। उसको रियलिटी से वो अगर अवगत करा दें तो क्लाइंट उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही एस्ट्रोलॉजी का फायदा है। आज मान लीजिए, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक क्या है, प्रिडिक्शन। हमारा मौसम विभाग है, बिल्कुल। वो प्रिडिक्शन करता है कि जी फला जगह तूफान आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम उस तूफान को आने से रोक पाएंगे? नहीं है बस में। बाढ़ आएगी तो आएगी, प्रकृति को रोकना हमारे वश में नहीं है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होने हैं वो होंगे। लेकिन फिर क्या फ़ायदा है प्रिडिक्शन का? ये कि भैया वहाँ से बस्तियाँ खाली करा लो, वहाँ तूफान आएगा। ये बात की आपने, पॉइंट की। प्रिपरेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन ही कर सकते हो, और प्रिपरेशन से ही कई हद तक हम बच भी सकते हैं। बिल्कुल। हो सकता है पूरे ही बच जाए। कहने मतलब बचाव ही उपचार है, वो वाली बात जो हम कहते हैं कि अगर आप बचाव करके चल रहे हैं तो बस यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ज्योतिष बहुत काम की चीज़ है, भगवान ने हमारे लिए ही दी है। बस सही हाथों में अगर हम हमारी कुंडली चली जाए तो हमको सही सजेशन मिल जाए। मेरा एक ये है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं? देखिए एक तो ये कन्फ्यूज़न है वक्री ग्रहों की कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जी जी जी। ठीक है। दूसरा एक सवाल और आता है वक्री ग्रहों के साथ, जो आपने सुना होगा काफ़ी, कि अगर जैसे आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में मान लीजिए ग्रह उच्च का है, उच्च राशि में बैठा है, जी जी। तो बड़ा खुश हो जाएगा। और सपोज अच्छे योग में है, मैं मानता हूँ कि अच्छे योग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि भाई, लेकिन उसने जैसे ही देखा अरे यार ये तो ग्रह वक्री है। तो कई जगह शास्त्रों में भी लिखा है और कई एस्ट्रोलॉजर्स भी ये बात कहते हैं कि भाई उच्च का ग्रह अगर वक्री हो गया तो वो नीच का फल दे देगा। कारण क्या है कि वक्र का मतलब है उल्टा, उल्टा, तो फल उल्टा कर देगा। और नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो फल उच्च के देगा। ये कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी किसी को नहीं है। तो इस पे मेरा अपना अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है वक्री ग्रहों पे। देखिए वक्री ग्रह कब होते हैं? आपने कभी देखा कि आपकी ट्रेन आउटर स्टेशन पे कई बार रुकती है और एक ट्रेन धीरे 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 आगे बढ़ना, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा यार मेरी ट्रेन पीछे जा रही है? गाड़ियों में कई बार, गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में आप बैठे हो और आपको ऐसा लगता है मैं पीछे कैसे जा रहा हूँ, हैंड ब्रेक उस समय हैंड ब्रेक लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी है ना, कई बार ऐसा महसूस बहुत बहुत बार होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई दो चीज काफी पास में आ गई है, ठीक है, तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो हमको एक चीज उल्टी जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो चीज सीधी जा रही है, जाना तो उसको सीधा ही है। लेकिन बात यह भी है कि ज्योतिष जो है वो दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का मतलब यह है कि हम जो हमारी आंखों से देख पा रहे हैं फल वैसा करना है, उसका फलित वैसा करना है। तो हम उस ग्रह को क्या मान लेते हैं कुंडली में? वक्री मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वक्री। जी जी जी। अब मैंने इसमें आपको दो चीज बताई कि वक्री ग्रह कब दिखेगा, जब वो धरती के पास में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति में जब वक्री ग्रह में उसका जन्म हुआ, जब ग्रह वक्री था, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में उस पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ग्रह काफ़ी पास था ना धरती के, तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी इस व्यक्ति में। इसीलिए वक्री ग्रहों को एक बल विशेष रूप से दिया गया है ज्योतिष में, जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल, चेष्टा बल। चेष्टा मतलब हम कोई काम करना चाहते हैं, वो चेष्टा, मैं काम करने की चेष्टा कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मतलब उसको क्या बोले हम, डिजायर बोल लो, अभी प्रॉपर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, वो चेष्टा, क्योंकि पास आ गया ना वो, तो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो व्यक्ति जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो व्यक्ति जिद्दी भी हो जाएगा कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा जी, मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, एनर्जी। बिल्कुल। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह वक्री होंगे वो जिद्दी भी हो जाएगा। और जिद्दी व्यक्ति क्या करेगा? किसी की सुनेगा नहीं,
उसको कोई सही रास्ता बताएगा वो चलेगा नहीं, उसको तो कैसे चलना है, उल्टा, क्योंकि वक्री है ना, जी जी जी। तो उसको क्या करना है, उल्टा चलना है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही? बिल्कुल। अब ये जो मिथ है कि वक्री ग्रह अगर उच्च का हो तो नीच के समान फल करेगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। बस वो आपको चक्कर लगवा देगा, जैसा मैंने आपको बताया। अगर वक्री ग्रह राजयोग में है तो अपनी दशा में वो राजयोग देगा, लेकिन इल्यूजन कुछ और बनाएगा। लेकिन पहले आप भटकोगे, पहले भटकेंगे हम। पहले आप भटको, क्योंकि आप जिद्दी हो ना, अभी आप जिद्दी सुन हो। नहीं रहे हो ना किसी की। पहले आप भटकोगे, राजयोग तो आपको है। मिलेगा ही मिलेगा, राइट राइट। लेकिन थोड़ा भटक के मिलेगा। हाँ। अब राजयोग का मतलब तो क्या है जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और अब मेरा काम अपने आप हो रहा है, यही है, यही है। ठीक है। लेकिन वहां पे क्या करोगे कि आप खुद, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आप कहोगे नहीं जी दुनिया कुछ नहीं है जी, दुनिया जो बता रही है वो गलत है, दुनिया के तौर तरीके गलत है, मैं उनको नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे तो डायरेक्शन में चलना ही नहीं है ना। बिल्कुल। भाई आइडली तो डायरेक्शन सीधा है, मुझे सीधा नहीं चलना, मुझे उल्टा चलना है। लेकिन अगर वक्री ग्रह राजयोग में है, उच्च का है सपोज, और राजयोग में है, तो वो देगा, बस वो घुमा के देगा थोड़ा सा। लेकिन अगर वक्री ग्रह, जो लोग कह रहे हैं कि भाई नीच का है और वक्री हो गया तो उच्च का समान फल करे, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो उस नीच ग्रह की स्थिति कुंडली में पिटी हुई है तो वो जिद्दी ही रहेगा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि नीच का ग्रह अगर वक्री हो गया तो कहीं भी बैठा हो, कैसी भी पोजीशन हो, उच्च का फल कर देगा, नहीं करेगा वो उच्च का फल। बेसिकली भटकाव देगा वो, थोड़ा वो सा भटकाव देगा और फिर नीचा ही रखेगा आपको, हाँ। अगर उसकी पोजीशन खराब है तो। और उच्च का ग्रह राजयोग में है, भटकाव तो देगा, लेकिन लास्ट में आपको कहाँ पे ला देगा, क्योंकि आप धारा के विपरीत कब तक तैर पाओगे ना, राइट। आप भी थक जाओगे। आप अगर नदी में उतरोगे और धारा के अगेंस्ट में कितनी देर तैरोगे आप, अपनी अपनी चेष्टा बल से थोड़ी देर तैर लोगे, बाद में आप खुद ही थक जाओगे ना, फिर आप फिर लाइन पे आ जाओगे। बिल्कुल सही। तो वो फल आपको करेगा वक्री ग्रह, जैसा उसकी कुंडली में पोजीशन है वैसा ही करेगा, बस थोड़ा सा वो ना चक्कर लगवाएगा, घुमाएगा। आप सही गलत का ज्ञान आप खुद करोगे, दूसरे की नहीं सुनोगे, बस उसमें आपका थोड़ा सा ना टाइम आपका किल हो जाएगा। सर मैंने ना एक अपने आसपास बहुत बार मैंने एक बात सुनी है, ये इवन हमने भी अनजाने में या पूरी बात पता ना होने पर भी हमने अप्लाई किया है कि शनिवार के दिन क्या है, लोहा अपने घर मत लाओ, गाड़ी मत लाओ, या लोन मत लो। तो ये बातें आपके हिसाब से कहाँ तक सही है, और इनके पीछे अगर सही है तो इनके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये एक्चुअली एक मिथ है। ठीक है, इस तरह की कोई भी बात ज्योतिष में कहीं लिखी हुई नहीं है कि आप शनिवार को ये मत लीजिए। ये सिर्फ एक मान्यताएं हैं जो चलती हुई आ गई हैं, पता नहीं क्यों बनी, कब बनी, बाकी इनका ज्योतिष से कोई लेना देना एक्चुअली है नहीं। हमें लगता है कि ग्रह साथ आ जाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप मुझे बताओ, चलो मान लीजिए शनिवार को अगर गाड़ी लेना अच्छा नहीं है या लोन लेना अच्छा नहीं है, तो लोन लेना क्यों अच्छा नहीं मानते होंगे कि यार शायद शनिवार को लिया हुआ पैसा नहीं चुकेगा, तो इसलिए तो अच्छा नहीं मानते होंगे ना, या गलत उसका यूज हो जाएगा, हम जिस काम के लिए लेना चाहेंगे वो काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन लोन लेना अच्छा है। जैसे मान लीजिए सपोज ट्यूसडे है, ठीक है, मंगलवार, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी दशा खराब है तो आप शनिवार को गाड़ी नहीं लिए और मंगलवार को ले आए, ठीक है, तो आप इस बात की गारंटी ले लोगे कि अब उस गाड़ी से आपकी दुर्घटना नहीं होगी। भाई किसी दिन खराब होगा तो किसी दिन अच्छा भी होगा ना। बिल्कुल। गाड़ी को लेना, सपोज बुधवार को लेना अच्छा है, तो बुधवार को ली हुई गाड़ी का किसी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ आज तक। भाई 99% लोग तो बुधवार को ही ले रहे हैं, फिर उनका एक्सीडेंट नहीं होता, तो जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं देश में, फिर वो कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल पॉइंट है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ये आदमी के मन का भ्रम है। आदमी खुद ही अपनी एनर्जी को इस तरह से नेगेटिव कर लेता है कि यार ये गाड़ी तो मैं शनिवार को ले आया था, इस वजह से अब ये मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, फिर शायद वो अच्छी नहीं हो पाती। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ, ज्योतिष का मतलब है अगर आपकी दशा फेवरेबल है तो आप शनिवार को लो, चाहे रविवार को लो, या हफ्ते के किसी भी दिन लो, कुछ नहीं होगा आपको। दशा अगर खराब है तो फिर आप हफ्ते के किसी भी दिन ले लो, अगर दुर्घटना होनी है तो होगी। अगर लोन में आपको फंसना है तो आप फंसोगे, एक के बाद दूसरा लोन, दूसरे के बाद तीसरा लोन आप लेते रहोगे। अगर दशा अच्छी है तो आप किसी भी दिन ले लो, शनिवार को भी ले लोगे तो चुक जाएगा। तो ये मतलब इस तरह की कोई बात से मैं मतलब अग्री नहीं करता हूँ, ना इस तरह की कोई बात ज्योतिष में लिखी हुई है किसी भी तरह। ओके सर जी।
तो ये बात चलो आपने अच्छे से क्लियर की, अब मेरे दिमाग में भी आ गई। नहीं तो दिमाग में ना बड़ा मिथ हमने बहुत पाल रखे हैं ना। जी। अच्छा, मैं अब ये हमारी ऑडियंस को लिए बताना चाहता हूँ कि आप ऑडियंस की कंसल्टेशन के लिए क्या क्या किस किस तरह से कंसल्ट करते हो, या क्या क्या ऐसी दिक्कतें आएगी जिस वजह से जिन चीज़ों को आप कंसल्ट करते देखो, हो। फिलहाल एक्चुअली मैं जो डिटेल्ड कंसल्टेशन करता हूँ वो करियर और मैरिज पे करता हूँ, अच्छा। डिटेल्ड। ठीक है। वैसे मतलब सभी लाइफ इवेंट्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड में अगर आपको जानना है तो करियर और मैरिज के लिए करता हूँ। जी जी। उसमें भी दो मॉडल हैं, मॉडल कह लीजिए, या दो तरह के लोगों के सवाल होते हैं वैसा कह लीजिए, उसी वजह से दो तरह के मॉडल हैं। वो ये है कि भाई एक तो क्या होता है कि आपका एक सीधा सवाल है, जैसे आपने कहा जी मेरी शादी होगी या नहीं, कब होगी, ये एक सीधा सवाल है। ठीक है, एक तो इसको कैटर करना है। एक होता है कि आप पूरा ही अपना उसको जानना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई शादी होगी तो कैसी होगी, कब होगी, चलेगी नहीं चलेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा जी ये दो, एक लड़का एक लड़की है, इनका मैचिंग करनी है कुंडली की, तो एक सिंपल ये हो गया। लेकिन अब साथ में आपको पूरा डिटेल दोनों का मैरिज का वो चाहिए प्रोस्पेक्ट, तो फिर वो एक अलग चीज़ होगी। तो इस तरह के दो अलग अलग मॉडल हैं। जैसे आपने मान लीजिए करियर के लिए आप आएगी जी मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, कर लूँ या नहीं। एक होता है कि कौन सा काम मेरे लिए बना है, मुझे पता नहीं है। तो इन दोनों बातों में फर्क हो जाता है। तो दोनों का क्योंकि उसमें फिर मेरे को डीप में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। वहां पे आपने जो सवाल पूछा वहां मेरा समय थोड़ा सा कम लगेगा। जो दूसरा सवाल है जहां आपको नहीं पता और हमको निकाल के देना है, तो फिर वहां पे अलग तरह से कंसल्टेशन है। ये दो मॉडल हैं फिलहाल, और करियर मैरिज पे मैं डिटेल अभी फिलहाल कंसल्टेशन कर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारी ऑडियंस इस बारे में कुछ भी जानना चाहती है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है और सारे सोशल मीडिया डिटेल्स भी सब मिलेंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन गुरु जी, अभी तक जो हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है कि इस साल 2026 की कुछ प्रेडिक्शन बता दीजिए, जिससे क्या है कि कुछ ना कुछ आइडिया लोगों को लग जाए और वो अपने आप को बेहतर बना सके। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस तरह से वैसे प्रेडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, और मतलब वाइड लेवल पर थोड़ा सा। हाँ, वाइड लेवल पे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ कि अगर हमारी पॉपुलेशन 800 करोड़ है वर्ल्ड की, तो राशियां तो 12 ही है। तो एक राशि के लगभग 70 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग हो गए हैं। तो अगर 65 करोड़ लोगों के लिए मैं एक ही प्रेडिक्शन कर दूं तो ये तो बड़ा टफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी इंडिविजुअल दशा मैटर करेगी, आपके योग संयोग मैटर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो कुछ मैं आपको जो पॉसिबल इवेंट्स है जिनकी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिर्फ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अलग अलग राशियों के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो एरीज साइन के लिए अगर आप फॉरेन सेटलमेंट या घर से किसी काम के लिए या नौकरी के लिए दूर जाने का सोच रहे हैं, तो आपके 2026 में प्रबल योग बनेंगे, अगर आपकी दशा उसको फेवर करती है। और अगर दशा खराब हुई तो कुछ इनके चांसेस हॉस्पिटलाइजेशन के भी हो सकते हैं। अच्छा। तो एज ए रेमेडी आपको क्या करना है कि आश्रम में या मंदिरों में आपको डोनेशन करते रहना है, चालू कर देना है, अपने हाथ उस चीज के लिए खुले रखने हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। अब दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है, टॉरस साइन जिनका है, उनके लिए इस साल उनका 11वां भाव काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा, जिससे कि उनकी आय बढ़ने के चांसेस होंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगी और आय के नए स्रोत उनके बनेंगे। तो एज ए रेमेडी आपको अपने काम पर ध्यान देना है, अपने रेपुटेशन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगे, और अपना रूटीन आपको ठीक रखना। अब मिथुन राशि के लिए या जेमिनाई साइन के लिए हम बात करें तो 10th हाउस इनका काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा इस साल 2026 में। अगर आपकी दशा सपोर्ट करती है तो आपको नया काम चालू करना है, उसके लिए आपके लिए 2026 अच्छा है। किसी अथॉरिटी वाली जॉब में या ऑफिस में आपको कोई अथॉरिटी वाली पोस्ट मिल सकती है, और इसके अलावा आपके स्टेटस के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए ये साल अच्छा रहेगा। एज ए रेमेडी आप अपने पितरों की सेवा करते रहें, अपने पिता की सेवा करते रहें और धर्म से जुड़कर रहें। गुरुओं का आपको आदर करना है, गुरुओं से आप मिलते रहें 2026 में, तो आपके लिए ठीक रहेगा सब। अब कैंसर या कर्क राशि के लिए
उनका 9th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। तो अगर आप हायर लर्निंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप अपने व्यापार में किसी तरह का बदलाव करना चाह रहे हैं तो ये साल आपको उस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करेगा। धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी आपके लिए ये साल आपको फेवर करेगा। एज ए रेमेडी आपको जहाँ सर्जरी होती है या क्रोनिक डिजीज जो लंबी बीमारियां चलती है जहाँ उनका इलाज होता है वहाँ आपको डोनेशन या सेवा करनी है। अब सिंह राशि के लिए इस साल 8th हाउस एक्टिवेटेड रहने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय आपको फेवर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग के काम में जाना चाहते हैं, टैक्सेशन के काम में जाना चाहते हैं या कोई रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करना चाहते हैं तो ये साल आपको 2026 काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और अगर आपकी दशा नेगेटिव है तो इस साल कोई पीड़ा, सर्जरी, दुर्घटना हो सकती है, तो उस हिसाब से आप अपना ध्यान रखें। एज ए रेमेडी आप अपने स्पाउस से या पार्टनर से अपने संबंध अच्छे रखें, बाहरी दुनिया से आप इंटरेक्शन करते रहें। और एज ए रेमेडी सिंह राशि वाले जहाँ सर्जरी होती हो या क्रॉनिक डिजीज का इलाज होता हो वहाँ पे आप अपना डोनेशन या सेवा आप भी कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए विवाह के योग बनेंगे और पार्टनरशिप में कोई व्यापार चालू करना चाहते हैं, बाहरी दुनिया से आपको इंटरेक्शन करना है तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एज ए रेमेडी आप अस्पताल इत्यादि में सेवा या दान कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए 2026 में किसी तरह का वाद विवाद, कोर्ट केस इत्यादि हो सकता है। अगर आपकी दशा फेवरेबल नहीं हो, हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। और लेकिन अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो आपके लिए साल अच्छा रहेगा। अगर आपकी दशा फेवरेबल है तो आपको नौकरी के योग इस साल बनेंगे। एज ए रेमेडी आपको अपने स्पाउस से और संबंध अच्छे रखने हैं और कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आपको बिल्कुल बच के रहना है। इसके अलावा अपनी संतान से संबंध अच्छे रखने हैं और जहाँ शिशु पालना गृह या जहाँ अनाथ बच्चे रखे जाते हो वहाँ आप जितना ज़्यादा डोनेशन, उनकी ज़रूरत का सामान वहाँ देंगे उतना आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल 5th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। 5th हाउस अगर आप क्रिएटिविटी के काम में हैं तो आपको फेवर करेगा। लक्ष्मी स्थान है 5th हाउस, तो आपके लिए धन के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति आपको संभव है। प्रेम प्रसंग शुरू करना चाहते हैं तो प्रेम प्रसंग के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई कोर्ट केस इत्यादि अगर आपके चल रहे हैं तो ये समाप्ति के योग इस साल आपके 2026 में बनेंगे। इसके अलावा कोई बीमारी या किसी कर्जे से परेशान है तो इस साल आपको इसकी समाप्ति के योग बनेंगे। एज ए रेमेडी आपको अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, माता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, उनकी सेवा करनी है, उनकी सभी जरूरत की चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवाते रहना है और यथासंभव किसी गरीब का घर बनवाने में जो आपसे मदद हो वो आपको करना है। धनु राशि वाले अगर इस साल अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं, नया मकान लेना चाह रहे हैं या गाड़ी के लिए सोच रहे हैं तो 2026 आपको बहुत फेवर करेगा। एज ए रेमेडी आप छोटी छोटी यात्राएं करते रहें, अपने छोटे भाई से संबंध मधुर रखें, पड़ोसियों से संबंध मधुर रखें और जहां ज़रूरत हो वहां कम्युनिकेशन करते रहें। मकर राशि वालों के लिए 2026 में छोटी छोटी यात्राएं बढ़ सकती है। सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं, आपके घर में किसी तरह का बदलाव हो सकता है। इसके अलावा मेहनत या एफर्ट्स आपके इस साल थोड़े बढ़ने वाले हैं। एज ए रेमेडी आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, वाणी में मधुरता रखें और परिवार से जुड़कर रहें। कुंभ राशि वालों के लिए इस साल अगर आपकी दशा फेवरेबल है तो निश्चित रूप से परिवार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर दशा फेवरेबल नहीं है तो अपने पैसों को आप संभाल के रखें, धन का नाश भी हो सकता है। और एज ए रेमेडी आप अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान रखें और अपने शरीर पर ध्यान दें। मीन राशि वाले 2026 में अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे। इसके अलावा सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएंगे। एज ए रेमेडी आप दान पुण्य करते रहें, यात्राएं करते रहें आश्रम में और डोनेशन करते रहें अस्पतालों में, जहां संभव हो दान करते रहें। धन्यवाद। तो ये थी कुछ प्रेडिक्शन राशियों की जो कि पॉसिबिलिटीज़ है कि इन राशियों पर जो भी योग बनेंगे वो प्रभावित करेंगे आपके जीवन को भी।
और मुझे लगता है पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है आपके साथ। तो क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक समंदर है, जितने हम ढूंढते जाएंगे उतने गहराई में जाते जाएंगे, तो एक दिन पूरा दिन भी बात करें तो वो भी कम नहीं है। जी बिल्कुल। और आपका ज्ञान के लिए भी सैल्यूट है आपको। आपने जो भी बातें की बड़ी जेन्युइन की, पॉइंट टू पॉइंट की, कोई आपने वो हरी दिखावा नहीं बताया कि ऐसा जो सच्चाई है आपने वो की, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और ऑडियंस को कैसी लगी हमारी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी, सोशल मीडिया आईडीज़ रहेंगी। जो भी कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन ओपन करके कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आखिर में कोई संदेश देना चाहते हैं हमारी जनता को? जी देखिए नीतीश जी, बस जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका समय खराब है, आप परेशान हैं और उसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जो आपको सही राय दे, तो कम से कम आप किसी जेन्युइन व्यक्ति की तलाश करें। आपका समय तो खराब है ही, कम से कम आप अपने पैसे से बर्बाद नहीं हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अंधविश्वासों से दूर रहें। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसमें बहुत शक्ति है, ये आपको सही समय पे सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन आप ये चाहें कि आपकी आमूल-चूल परिवर्तन आपके जीवन में कर दे, तो इस तरह के किसी फर्जी उपायों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए और खुद खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए और बढ़िया भगवान को याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।